Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास की शुरुआत हम हमेशा की तरह करेंगे फर्स्ट पोर्शन वोकैब से, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहेगी और ये पूरी की पूरी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड रहती है। आपको एग्जाम में यहाँ से ज़रूर वर्ड्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भैया जो वर्ड्स हैं ये हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी डिफेंस जैसे एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके एंटोनिम्स और इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। उसके आगे इसी क्लास में आपको मिल जाएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इसे एक सिंगल क्लास में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट पोर्शन में हम करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर, एडिटोरियल एनालिसिस। द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाएंगे, उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो एडिटोरियल एनालिसिस से क्या होगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और फिर आपको अनसीन पैसेज वाले पोर्शन में दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। साथ ही के साथ हम ग्रामर के भी कुछ रूल्स देखते हुए चलेंगे। उसके बाद हम ग्रामर के और कॉम्प्रहेंशन के एमसीक्यूज करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़ी प्रैक्टिस है और ये पूरे क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट पर होते हैं जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको लगेगा कि आप एक क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो। थर्ड पोर्शन में हम करेंगे क्लोज टेस्ट एंड PQRS यानी कि पैरा जंबल। तो आजकल एग्जाम में ये भी काफ़ी आते हैं बेटा, तो इसलिए फिर इनको भी हम अलग से इसी क्लास में देख लेंगे लास्ट में। और सबसे लास्ट में हम करेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। देखो ये जो स्टार्टिंग में आपने वर्ड्स पढ़े, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सभी की हम लास्ट में करेंगे ट्रिकी एमसीक्यूज में साथ प्रैक्टिस। उसके बाद तो भाई चीज़ें एकदम रट जाएंगी, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी। पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास है ये सेगमेंट की। देखो पहला तो भाई आप वोकैब सीख रहे हो यहाँ से, दूसरा आप यहाँ से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, थर्ड आपकी ग्रामर कवर हो रही है, फोर्थ आपका क्लोज टेस्ट हो रहा है, फिफ्थ आपको PQRS यहाँ से कवर हो जा रहा है। और क्लोज टेस्ट और PQRS तो इतने हल्के लड्डू बना देंगे ना हम उसको, जब आप डेली बेसिस पर इसको करते हैं क्लास को, तो क्लोज टेस्ट और PQRS आप चुटकियों में सोल्व करेंगे। फिर सिक्स्थ में आप ग्रामर की उसकी वोकैब की प्रैक्टिस कर ले रहे हो, सेवन्थ साथ में आपको ट्रांसलेशन मिल जा रहा है। जो हम एडिटोरियल को एनालाइज करेंगे वहाँ पर क्या रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा। जो यहाँ पर वोकैब वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी जब मैं सेंटेंस में वर्ड्स को यूज़ करूँगा साथ के साथ मैं ट्रांसलेट करूँगा। तो वही एक सिंगल क्लास में इतना कुछ आपको मिल जा रहा है डेली बेसिस पे, तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट क्लास पूरी यूट्यूब पर है। बाकी मैं अपने मुंह से नहीं करूँगा इतनी ज़्यादा तारीफ, आप खुद इस क्लास को लीजिए और खुद से डिसाइड कीजिएगा कि भाई ये क्लास बेस्ट है भी या नहीं। ऑलराइट, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। बेनिफिशरीज SSC के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। CGL की तैयारी करते हैं, चाहे बच्चे CPO, CHSL या स्टेनो या कोई भी ऐसा एग्जाम है SSC का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस और UPSC, इन सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है रेजिलियंस। नाउन होता है, लचीलेपन को बोलते हैं रेजिलियंस। दृढ़ता है किसी चीज़ की, भाई रेजिलियंस है कि भाई हम करेंगे इस काम को, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। द एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज, आपको कोई परेशानी आई, मुसीबत आई, डिफिकल्टी आई, उससे स्पीड में रिकवर करने की एबिलिटी को भी बोलते हैं रेजिलियंस। हर रेजिलियंस आफ्टर द एक्सीडेंट इंस्पायर्ड एवरीवन, उसका जो रेजिलियंस था, उसकी जो लचीलापन था, उसकी जो दृढ़ता थी, आफ्टर द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट के बाद उसने क्या करा है, एकदम से सबको इंस्पायर करा है। भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो एकदम से रिकवर कर गई, तो रेजिलियंस मतलब क्या, लचीलापन या फिर दृढ़ता। टफनेस बोल सकते हो आप, एंड्योरेंस बोल सकते हो और एडेप्टेबिलिटी बोल सकते हो, ठीक है। टफनेस, एंड्योरेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, तो तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में हो जाएगा फ्रेजिलिटी यानी कि नाजुकता और वीकनेस, मार्क करेंगे फ्रेजिलिटी को, और एडेप्टेबिलिटी को भी मार्क करेंगे, और एंड्योरेंस भी अच्छा वर्ड है। टफनेस को तो पता होगा यार। नेक्स्ट अगला वर्ड है कोहेजन। नाउन होता है एकजुटता को या फिर जुड़ाव को बोलते हैं कोहेजन। द एक्शन ऑफ फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल, एक साथ जुड़ जाना, यूनाइटेड हो जाना, उसी को बोलते हैं कोहेजन। टीम कोहेजन इज वाइटल फॉर सक्सेस इन स्पोर्ट्स, जो टीम का कोहेजन है, जो यूनिटी है, वो बहुत ही वाइटल है यानी कि इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए, फॉर सक्सेस इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में कामयाबी के लिए। यूनिटी, बॉन्ड और सोलिडेरिटी, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे सोलिडेरिटी को। अब एक तरफ तो एकजुटता है, यूनिटी है, तो इसका उल्टा डिवीजन और सेपरेशन, अलगाव, ठीक है। ये दोनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है इंडक्ट। वर्ब होता है नियुक्त करने को, शामिल करने को बोलते हैं इंडक्ट करना।
टू फॉर्मली एडमिट समवन इनटू अ ग्रुप और पोजीशन, किसी को एडमिट कर लेना, नियुक्त कर देना, शामिल कर लेना, इंक्लूड कर लेना, उसको बोलते हैं इंडक्ट करना। ही वॉज इंडक्टेड इन टू द हॉल ऑफ फेम लास्ट ईयर, उसको कहाँ पर करा गया है इंडक्ट, यानी कि शामिल करा गया है हॉल ऑफ फेम में लास्ट ईयर, पिछले साल। एनरोल बोल सकते हो, इनिशिएट और एडमिट तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या रहेंगे इसके भाई, एक तरफ तो नियुक्त कर दिया, दूसरी तरफ निकाल दिया, एक्सपेल कर दिया, रिमूव कर दिया और रिजेक्ट कर दिया। मार्क करेंगे एक्सपेल को। अगला वर्ड है राइवलरी, नाउन होता है प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को बोलते हैं अपोजिट तरफ से, या फिर एक तरीके से प्रतिद्वंद यानी कि अपोजिशन है, कंपटीशन हो रहा है, उसी को बोलते हैं राइवलरी। दुश्मनी से थोड़ा सा कम होता है ये चीज़। कंपटीशन फॉर द सेम गोल और सुपीरियरिटी, भाई एक ही चीज़ के लिए कंपटीशन करना, उसी को तो बोलते हैं राइवलरी। दो टीम है मैच खेल रही है, आईपीएल है, आईपीएल में दो टीम मैच खेल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में क्या है, आपस में राइवलरी है, वो एक दूसरे के प्रति जीतना चाह रही हैं। द राइवलरी बिटवीन द टू प्लेयर्स वॉज इंटेंस, दो प्लेयर्स के बीच में जो राइवलरी थी वो कैसी थी, इंटेंस थी, काफ़ी ज़्यादा भीषण थी। कंपटीशन, कॉन्टेस्ट और कन्फ्लिक्ट तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब इसका उल्टा क्या रहेगा भाई, एक तरफ तो प्रतिस्पर्धा हो रही है, दूसरे से अपोजिट चला जा रहा है, दूसरा कोऑपरेशन, सहयोग करा जा रहा है, अलायंस है, मिलजुल कर चल रहे हैं, और हारमोनी। ठीक है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे आप अलायंस को, मार्क करेंगे हारमोनी को, और कन्फ्लिक्ट को भी मार्क करेंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है सस्टेनेबिलिटी, नाउन होता है स्थिरता को या फिर दीर्घकालिता को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। द एबिलिटी टू मेंटेन और सपोर्ट समथिंग और ओवर टाइम, किसी चीज़ को आप पूरे ओवर टाइम यानी कि लंबे समय तक किसी चीज़ को आप मेंटेन करके रखेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इज द की टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो सस्टेनेबिलिटी है वो क्या है भाई, स्थिरता क्या है, की है किस चीज़ की चाबी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, कि भाई सस्टेनेबल करनी पड़ेगी, चीज़ों को सपोर्ट करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी, ड्यूरेबिलिटी और स्टेबिलिटी तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। कंटिन्यूटी क्या, जो लंबे समय तक चलता रहेगा, ड्यूरेबिलिटी जो ड्यूरेशन जिसकी लंबी रहेगी, और स्टेबिलिटी जो स्टेबल रहेगा, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके इंस्टेबिलिटी और अनसस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट अगला वर्ड है कंक्लूड, वर्ब होता है, कंक्लूड का मतलब होता है समाप्त करना या फिर कोई कंक्लूजन निकालना यानी कि निष्कर्ष निकालना। टू ब्रिंग टू एन एंड, किसी चीज़ को किसी एंड पे लाना, खत्म करना, या फिर अराइव एट अ जजमेंट, या फिर एक जजमेंट पर आ जाना। वी कंक्लूडेड द मीटिंग विद अ समरी ऑफ डिसीजंस, हमने कंक्लूड करा है मीटिंग यानी मीटिंग को क्या करा है, एंड करा है, खत्म करा है, विद अ समरी ऑफ डिसीजन, कुछ डिसीजंस की समरी के साथ में। फिनिश करना, एंड करना और डिड्यूस करना, मार्क करो डिड्यूस, प्यारा वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया है। डिड्यूस का मतलब भी होता है समाप्त करना, किसी चीज़ को कंक्लूड करना। एक तरफ तो खत्म करा जा रहा है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, बिगिन करना, इनिशिएट करना और स्टार्ट करना। नेक्स्ट अगला वर्ड है कंडेमनेशन, नाउन होता है। कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा करना या फिर दोषारोपण। नाउन है तो इसका मतलब क्या होता है, निंदा ही हो जाएगा। ठीक है, कंडेम वर्ड क्या है, कंडेम नहीं होता, कंडेमनेशन क्या हो जाएगा फिर, नाउन हो जाएगा। द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किसी चीज़ से आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल है, उसी के एक्सप्रेशन को बोलते हैं कंडेमनेशन। द गवर्नमेंट्स एक्शंस ड्रू वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन, गवर्नमेंट ने एक्शन लिए कुछ, उससे क्या हुआ कि भाई वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन हुआ, पूरे व्यापक पैमाने पर उसकी बुराई हुई, निंदा हुई। क्रिटिसिज्म, डिसअप्रूवल और रिप्रोच। ठीक है, तो ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप मार्क करेंगे रिप्रोच को, और डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म तो आपको पता है। एक तरफ क्रिटिसिज्म हो रहा है, निंदा हो रही है, दोषारोपण हो रहा है, दूसरी तरफ प्रेज, इसका उल्टा रहेगा प्रेज और एंडोर्समेंट। मार्क करो एंडोर्समेंट को, दोनों का मतलब है तारीफ से। अगला है एंडोर्समेंट, नाउन होता है, समर्थन को बोलते हैं एंडोर्समेंट या फिर अनुमोदन। द एक्ट ऑफ गिविंग अप्रूवल और पब्लिक सपोर्ट, किसी चीज़ को अप्रूवल दे देना, पब्लिक की सपोर्ट मिल जाना, उसी को बोलते हैं एंडोर्समेंट। हर एंडोर्समेंट गिव द कैंपेन क्रेडिबिलिटी, उसका जो एंडोर्समेंट था यानी कि उसकी जो सपोर्ट थी, कोई फेमस रही होगी कोई लेडी, उसका एंडोर्समेंट यानी कि उसका सपोर्ट मिला किसी कैंपेन को, तो कैंपेन को क्या मिल गई, क्रेडिबिलिटी मिल गई, कि भी लोगों का विश्वास जा गया उस पर। अप्रूवल, सपोर्ट और बैकिंग, बैकिंग का मतलब भी होता है सपोर्ट करना। ठीक है, तो मार्क कर लेंगे बैकिंग को। अप्रूवल और सपोर्ट तो पता होगा। अच्छा, एक तरफ तो सपोर्ट मिल गया, अप्रूवल मिल गया, दूसरी तरफ क्या है, अपोजिशन है और रिजेक्शन हो गया, कि भाई चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया गया, सपोर्ट नहीं करा गया, दोनों एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है स्टर्न, बहुत प्यारा वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया है, एडजेक्टिव होता है ये, कठोर या सख्त को बोलते हैं स्टर्न। सीरियस एंड अनरिलेंटिंग इन बिहेवियर और एटीट्यूड, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, अनरिलेंटिंग है, सख्त कठोर है, उसी को बोलते हैं स्टर्न। द टीचर गेव अ स्टर्न वार्निंग टू द क्लास, क्लास को कैसी वार्निंग दी है टीचर ने, एकदम स्टर्न, एकदम सख्त। स्ट्रिक्ट,
हार्श और सीवियर तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो बहुत ही हार्श है, स्ट्रिक्ट है, सख्त है, कठोर है। दूसरी तरफ इसका उल्टा जेंटल, लीनियंट और माइल्ड, हल्का सा, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एक्रोनिम। नाउन होता है, संक्षिप्त रूप को बोलते हैं एंटोनिम, सॉरी एक्रोनिम, एंटोनिम नहीं एक्रोनिम। एक वर्ड है जो कि फर्स्ट लेटर से बना है अदर वर्ड्स के, जैसे ब्रिक्स है, BRICS, तो इसकी फुल फॉर्म तो कुछ और है। फुल फॉर्म क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, लेकिन इसको हमने फर्स्ट इनिशियल लेटर्स उठा लिए तो उसी को बोलते हैं इनिशियल लेटर से बने हुए वर्ड को एक्रोनिम। जैसे नासा है, तो नासा क्या है? नासा इज एन एक्रोनिम फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एब्रीवेशन इसको सिनोनिम हो सकता है, शॉर्ट फॉर्म हो सकती है। इसका उल्टा क्या रहेगा फिर? फुल फॉर्म, फुल फेस और एक्सपेंशन। नेक्स्ट अगला वर्ड है कम्यूट। बहुत अच्छा वर्ड है, वर्ब होता है ये, आना जाना या फिर यात्रा करने को बोलते हैं कम्यूट करना। टू ट्रैवल रेगुलरली बिटवीन होम एंड वर्क, आप होम से वर्क कर जाते हो, उसी के बीच की जो ट्रैवलिंग होती है उसको बोलते हैं ट्रैवल करना, तो सॉरी कम्यूट करना। आई कम्यूट टू द सिटी एवरी डे बाई ट्रेन। मैं डेली कम्यूट करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, किससे? ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ टू द सिटी एवरी डे। ट्रैवल, जर्नी और शटल, ठीक है, मार्क करेंगे शटल को। ट्रेन होती है आपकी, एक शटल ट्रेन होती है, तो शटल ट्रेन कैसी होती है? जिसमें जो डेली के जो बेसिस के जो ऑफिस आने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसमें सफ़र कर रहे होते हैं, तो उन्हीं के लिए स्पेशल चलाई भी जाती है शटल ट्रेन। तो शटल का मतलब होता है कम्यूट करना। एक तरफ कम्यूट कर रहे हो, दूसरी तरफ स्टे, वैसे के वैसे रुके हुए हो, रिमेन, ठीक है। चलिए आगे करते हैं हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस। वीडियो आकर आपको अच्छी लग रही है तो मेरी सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करेंगे। आज का पहला इडियम है अपॉन वंस स्वीट विल, अपनी मर्जी से। टू डू समथिंग वेन एवर और हाउ एवर वन विशेस, तो अपनी मर्जी से काम करने को क्या बोलते हैं? अपॉन वंस स्वीट विल, अपनी खुद की इच्छा से। ही कम्स एंड गोज अपॉन हिज स्वीट विल, वह आता और जाता कैसे है? अपनी खुद की मर्जी से। अप्स एंड डाउन, ये तो सबको पता होगा। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव। गुड एंड बैड टाइम्स, भाई कोई खराब समय आ रहा है जिसमें अप्स आप चढ़ रहे हो और कुछ चीज़ों में आप उतर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या उतार चढ़ाव क्या है? गुड एंड बैड टाइम्स। एवरी रिलेशनशिप हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स, हर रिलेशनशिप में क्या होता है? उसका अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है यूटोपियन स्कीम। आदर्शवादी योजना, अव्यवहारिक एंड आइडियल बट इम्प्रैक्टिकल प्लान। यूटोपियन स्कीम कैसी होती है कि ऐसा प्लान होता है जो आपने दिमाग में सोचा होता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल जब रियलिटी में वो टकराता है तो वो टूट जाता है प्लान, ठीक है। आपने भी बहुत सारे प्लान करे होंगे, बहुत बार आपने शेड्यूल बनाया होगा, रूटीन बनाया होगा, 6 बजे उठ जाऊंगा, 6 बजे से 7 बजे तक ये पढ़ूंगा, 7 बजे के बाद 10 मिनट का रेस्ट लूँगा, 7-10 से यह चीज़ पढ़ूंगा, और 10-10, 12-12 घंटे का आपने रूटीन बनाया होगा, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है, तो वो क्या है? दैट इज अ यूटोपियन स्कीम। हिज विजन ऑफ अ मनीलेस सोसाइटी इज अ यूटोपियन स्कीम। उसका विजन है कि भाई मनीलेस सोसाइटी होनी चाहिए, सोसाइटी में पैसा होना ही नहीं चाहिए, तो ये क्या है? यूटोपियन स्कीम है। बिना पैसे के सोसाइटी कैसे चल जाएगी? कुछ नहीं चलता यार बिना पैसे के। तो वेदर द स्टॉर्म, बिना पैसे के तो बस हमारी क्लास ही चल रही है उसके अलावा कुछ नहीं चलता बिना पैसे के। वेदर द स्टॉर्म, संकट का सामना करना। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है संकट का सामना करना। टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक डिफिकल्ट सिचुएशन को सर्वाइव कर जाने को बोलते हैं वेदर द स्टॉर्म। स्टॉर्म होता है तूफान, और तूफान को वेदर करना यानी कि शांत करना, मतलब क्या? सिचुएशन का, एक खतरनाक डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना। द कंपनी वेदर्ड द स्टॉर्म ड्यूरिंग द रिसेशन। वेदर्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी है, सिंपल पास्ट में टेंस है। द कंपनी वेदर्ड द स्टॉर्म यानी कि सामना करा है किस चीज़ का? ड्यूरिंग द रिसेशन, कुछ मुसीबतों का सामना करा है रिसेशन यानी कि मंदी के दौरान। फ्रेजल वर्ब्स करिए। वॉकआउट, बाहर निकाल जाना, विरोध में छोड़ देने को बोलते हैं वॉकआउट करना। टू लीव सडनली और इन प्रोटेस्ट। पार्लियामेंट की आपने प्रोसीडिंग्स देखी है कभी? पार्लियामेंट में क्या होता है? कोई बिल आ रहा होता है, बहस चल रही होती है, आर्ग्यूमेंट चल रहे होते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि विपक्ष पूरी उसको छोड़कर, बहस को छोड़कर, आर्ग्यूमेंट्स को छोड़कर वॉकआउट कर जाता है। मतलब क्या? वो बाहर निकल जाते हैं, विरोध में, प्रोटेस्ट में बाहर चले जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं वॉकआउट करना। द वर्कर्स वॉकड आउट ड्यूरिंग द मीटिंग। सेकेंड फॉर्म है, अगेन सिंपल पास्ट टेंस है। वर्कर्स ने क्या करा है? वॉकआउट करा है, बाहर चले गए हैं या फिर छोड़कर चले गए हैं प्रोटेस्ट में ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान। वेट ऑन, सेवा करने को, प्रतीक्षा करने को बोलते हैं वेट ऑन। टू सर्व और टू वेट फॉर समवन, किसी के लिए वेट करना, या फिर सर्व और वेट फॉर समवन, किसी के लिए सेवा करना या फिर वेट करना।
द वेटर वेटेड ऑन द गेस्ट पोलाइटली, तो वेटर ने क्या करा है, वेट ऑन, अभी वेट बना ही उससे है, वेट का मतलब ही क्या होता है, सर्व करना, ठीक है, वेटर इसी से तो बना है, वेटर मतलब वेट कर रहा है वो, यानी कि सर्व कर रहा है लोगों को, गेस्ट को, तो वेटर ने क्या करा है, वेट ऑन करा है, यानी कि सर्व करा है गेस्ट को, मेहमानों को। वॉशअप का मतलब होता है मुँह हाथ धोना, बर्तन धोना, वॉशअप करना, तो क्लीन डिशेस और वन सेट, डिशेस का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, और एक खाने को वही डिश बोलते हैं। टू क्लीन डिशेस और वन सेट, खुद को धोना, बर्तन को धोना, उसको बोलते हैं वॉशअप करना। प्लीज वॉशअप बिफोर डिनर, डिनर से पहले वॉशअप कर लो, या तो बर्तन के लिए बोल रहा होगा या फिर हाथ मुंह धोने के लिए बोल रहा होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा होगा, डिनर करने के लिए बोल रहा है, तो फिर वॉशअप मतलब मुँह हाथ धोने के लिए बोल रहा होगा, मुँह हाथ धो लो और डिनर कर लो। वेयर अवे, घिस जाना या फिर धीरे धीरे नष्ट होना। टू इरोड और डिसअपियर ग्रेजुअली, किसी चीज़ को आप पहनते थे, वेयर करते थे, अब वो अवे हो गई, मतलब वो खराब हो गई, मतलब क्या, आपने घिस दिया उसको बिल्कुल। द पेंट हैज़ वॉर्न अवे, सेकेंड फॉर्म दे दी वेयर की, द पेंट हैज़ वॉर्न अवे विद टाइम, समय के साथ में पेंट कैसा हो गया, वेयर अवे हो गया, यानी कि घिस गया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पहला है एक्सटेम्पोर, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, इसका मतलब होता है बिना तैयारी के बोलना। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, अब जैसे कोई स्पीच होती है, एक तो स्पीच होती है जो पहले से ही आप तैयार करके जाते हैं, एक होता है एक्सटेम्पोर कि आपकी कोई तैयारी नहीं है, आपको रैंडम कोई एक टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको उस पर बोलना है बिना किसी तैयारी के, बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली आपको बोलना है, उसी को बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ही गेव एन एक्सटेम्पोर स्पीच ऑन डेमोक्रेसी, उसने डेमोक्रेसी पर क्या दिया है, एक्सटेम्पोर स्पीच दी है बिना तैयारी के। एथनोलॉजी नाउन होता है मानव जातियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ रेसेस, ट्राइब्स एंड कल्चर्स, ह्यूमन के बहुत सारी रेसेस होती हैं, ट्राइब्स होती हैं, कल्चर्स होते हैं, उन सभी का, भाई कितने सारे कल्चर्स हैं हमें तो पता ही नहीं ना, कितने सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स फॉलो करता है ह्यूमन बींग्स, तो फिर उसी की स्टडी को बोलते हैं एथनोलॉजी। शी इज़ परस्यूइंग एथनोलॉजी एज हर रिसर्च फील्ड, वो क्या कर रही है, परस्यू कर रही है, मतलब फॉलो कर रही है एथनोलॉजी को अपनी रिसर्च फील्ड में। इकोलॉजी नाउन होता है पर्यावरण विज्ञान को बोलते हैं इकोलॉजी, इको का मतलब पर्यावरण और विज्ञान लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी है इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म की और दियर इन्वायरमेंट्स, तो एनवायरमेंट्स के और ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रही हैं उसी को बोलते हैं इकोलॉजी, उसकी स्टडी को। इकोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ टू कंजर्व नेचर, इकोलॉजी हमें हेल्प करती है ये समझने में, अंडरस्टैंड करने में कि भाई कंजर्व कैसे करते हैं, बचाते कैसे हैं नेचर को। एक्सप्लोर वर्ब होता है, इसका मतलब होता है अन्वेषण करना, जांच करना, यानी कि टू ट्रैवल और स्टडी इन ऑर्डर टू लर्न और डिस्कवर। देखो एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, ट्रैवल करना, स्टडी करना, एक्स्ट्रा किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर लेना, उसके बारे में और जान लेना, उसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। दे सेट आउट टू एक्सप्लोर द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, वो कैसे हैं, मतलब कहाँ गए हैं, वो एक्सप्लोर करने गए हैं रेन फॉरेस्ट को, ठीक है, सेट आउट मतलब वो निकले हैं इस चीज़ के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट को। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स थे भाई, एग्जाम में ज़रूर पॉसिबिलिटी इनकी रहती है हमेशा आने की, तो इतने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको आप मॉर्निंग में क्लास में ज़रूर कर लिया करें और अच्छे से एक बार इनको पढ़ लिया करें, ठीक है जी। चलिए अब हम करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, डिटेल में हम एनालाइज करेंगे। आज का द हिंदू का एडिटोरियल है बिल्डिंग रेजिलियंस ऑन द 17th समिट ऑफ ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज। बिल्डिंग रेजिलियंस, रेजिलियंस होती है क्या, एक तरीके का लचीलापन, दृढ़ता, तो बिल्डिंग हो रही है उसकी, उसको बना रहे हैं। ऑन द 17th समिट, 17वां सम्मेलन है किस चीज़ का, ब्रिक्स का, इमर्जिंग इकोनॉमीज का। द रियो डिक्लेरेशन अंडरलाइंड द कोहेजन विद इन ब्रिक्स, देखो ये जो रियो डिक्लेरेशन आया वहाँ पर जो स्टेटमेंट आई उसने अंडरलाइन करा है, मतलब क्या, हाईलाइट करा है, अंडरलाइन का मतलब होता है हाईलाइट, अंडरलाइंड दे रखा है तो मतलब सिंपल पास्ट में है, सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, ठीक है, तो ये अंडरलाइन करती है, हाईलाइट करती है कि कोहेजन यानी कि यूनिटी, कोहेजन का मतलब क्या होता है, यूनिटी विद इन ब्रिक्स, कि भाई ब्रिक्स में कितनी यूनिटी है, ये डिक्लेरेशन उस चीज़ को हाईलाइट करता है। द 17th समिट ऑफ ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज which ended on Monday, July 7, 2025, came at a time when the organization was in the global spotlight. 17वां सम्मेलन ब्रिक्स की इमर्जिंग इकोनॉमीज यानी कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का, विच एंडेड ऑन, एंडेड आया है तो यहाँ पर क्या है, सिंपल पास्ट है। बेटा टेंस जरूर आप बताते चलिए करें, चेक कर लिया करें कि भाई टेंस क्या है सेंटेंस का। सब्जेक्ट आप ध्यान दिया करेंगे, पढ़ते वक्त आपको सब्जेक्ट का ध्यान देना है, दूसरा ध्यान आपको वर्ब का देना है कि वह वर्ब क्या है और उसका फिर टेंस क्या है, ठीक है। तो विच एंडेड यानी कि सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, जो मंडे को खत्म हुआ जुलाई 7, 2025 को, केम एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर आया, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ब्रिक्स, कि जब ब्रिक्स जो था वॉज इन द ग्लोबल स्पॉटलाइट, की पूरे विश्व की स्पॉटलाइट में था, नजर में था। दिस वॉज द फर्स्ट सच मीटिंग, ये पहली ऐसी मीटिंग थी
that included all the newly inducted members Egypt, Ethiopia, the UAE, Iran and Indonesia. Saudi Arabia has not joined so far. अब ये जो फर्स्ट मीटिंग थी इस टाइप की जिसमें इंक्लूड करा गया सारे न्यूली इंडक्टेड यानी कि ऐड करे हुए जो मेंबर्स हैं नए नए, जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया और यूएई, ईरान और इंडोनेशिया. सऊदी अरेबिया ने हैज़ नॉट ज्वाइन सो फार. सो फार का मतलब होता है अभी तक, तो सऊदी अरेबिया ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है. अगेन इंक्लूडेड है, सेकेंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट इसका टेंस है. ठीक है जी. इट ऑल्सो फॉलोड, अगेन फॉलोड आ गया तो यानी क्या है, सिंपल पास्ट है. It also followed the US-Israel attacks on Iran's nuclear program and the escalation in Israel's bombardment of Gaza. तो इसने फॉलो करा किस चीज़ को कि भाई यूएस इजराइल के जो अटैक्स हैं उसकी भी बातचीत इसमें हुई, और ईरान के ऊपर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो उसके यूएस और इजराइल के अटैक्स आए थे उसकी भी इसमें बातचीत हुई. एंड द एस्केलेशन इन ईरान्स बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा, और गाजा में जो बॉम्बार्डमेंट में एस्केलेशन हुई इजराइल की तरफ से उसकी भी यहाँ पर बातचीत हुई. This was the first summit since the 4-day India-Pakistan conflict in May and also after the G7 summit in Canada. ये पहला समिट था, ऐसा पहला सम्मेलन था since the 4-day Pakistan conflict in India-Pakistan conflict in May, यानी कि since का मतलब के बाद. तो ये पहला समिट था इंडिया पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट हुआ था मई में 4 दिन का, उसके बाद पहला ये समिट है, ऐसा सम्मेलन. एंड ऑल्सो, और हाँ, आफ्टर द G7 समिट इन कनाडा, G7 के बाद भी एक ऐसा पहला इंपॉर्टेंट समिट ये हुआ है, कनाडा में हुआ था G7. द ब्रिक्स ग्रुपिंग सीन एज द नेक्स्ट चैलेंजर टू द ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर इज इन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स क्रॉस हेयर्स एज ही सीज इट माउंटिंग एन ऑल्टरनेटिव टू द डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड. ये जो ब्रिक्स की ग्रुपिंग है, ठीक है, ये जो ब्रिक्स की ग्रुपिंग है, सीन एज द नेक्स्ट चैलेंजर टू द ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर, ये क्या है, नेक्स्ट चैलेंजर माना जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर का. इज इन यूएस. अब इज किसके लिए आया है यहाँ पर, देखो ग्रुपिंग क्या हो गया यहाँ पर, सब्जेक्ट यहाँ पर ग्रुपिंग है, तो ग्रुपिंग सिंगुलर है, उसके लिए फिर इज आया है. इन यूएस प्रेसिडेंट क्रॉस है, तो उनके लिए काफ़ी परेशानी वाली बात है. एज ही सीज, क्योंकि वो देखते हैं क्या, इट माउंटिंग एन ऑल्टरनेटिव टू द डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि ये डॉलर के लिए इस चीज़ को खतरा देखते हैं. ही के साथ सीज आया क्योंकि ही सिंगुलर है, सीज आया यानी कि सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट यहाँ पर सेंटेंस का टेंस है. इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, द ग्रुप हैज सेवरल इंटरनल राइवलरीज दैट हैव ब्रॉट इट्स सस्टेनेबिलिटी इनटू क्वेश्चन. इसके अलावा क्या है, जो ग्रुप है ना उसकी बहुत सारी इंटरनल राइवलरीज हैं, अंदर जो ग्रुप्स में जो मेंबर्स हैं, देश हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ राइवलरी चल रही हैं. दैट हैव ब्रॉट इट्स सस्टेनेबिलिटी इनटू क्वेश्चन, जो इट्स यानी कि इसकी ग्रुप की, तो ग्रुप के लिए आया है यहाँ पर इट्स, और हैव के साथ ब्रॉट आया यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है. हैव ब्रॉट इट्स सस्टेनेबिलिटी, वो लेकर आए हैं कि इसकी सस्टेनेबिलिटी यानी कि इसकी जो सस्टेनेबल रहेगा कि भाई आगे ये स्थिरता इसकी रहेगी या नहीं, उस पर एक सवाल खड़ा होता है इस राइवलरीज की वजह से, क्योंकि अंदर के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके बीच में भी कुछ राइवलरीज हैं. जैसे मान लो चाइना है और इंडिया है, तो इनके बीच में तो राइवलरीज है ना आपस में. इन अप्रैल द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ended without a joint statement as the African members held up the wording on the expansion of the UN Security Council. अप्रैल में क्या हुआ, ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, एंड हुई बिना किसी जॉइंट स्टेटमेंट के. और क्यों हुई, एज द अफ्रीकन मेंबर्स, क्योंकि अफ्रीकन मेंबर्स ने हेल्ड अप करा वर्डिंग को ऑन द एक्सपेंशन ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. अफ्रीकन मेंबर्स ने सवाल उठाया था कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए. मीनवाइल, despite India's clarification in March that it is not considering de-dollarization of trade in any form and that there is no united BRICS position on the issue, Brazil's President Lula da Silva doubled down on rhetoric against the US, saying that BRICS proves the world doesn't need an emperor. इंडिया की देखो, डिस्पाइट इंडियाज क्लैरिफिकेशन, इंडिया की क्लैरिफिकेशन के बावजूद मार्च में इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दी थी कि भाई हम कोई कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि हम डी डॉलराइजेशन नहीं कर रहे ट्रेड के अंदर, हमें डॉलर को हटाने का कोई हमारा इरादा नहीं है. एंड दैट देयर इज नो यूनिफाइड ब्रिक्स पोजीशन, और ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई यूनिफाइड ब्रिक्स पोजीशन है कि हम कोई अपनी नई करेंसी ला रहे हैं ऑन द इशू, इस इशू पर. लेकिन ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा हैं उन्होंने डबल डाउन करा, उन्होंने खारिज करी चीज़ें कि रिटोरिक अगेंस्ट द यूएस के अगेंस्ट जो हवाबाजी होती थी उसको डबल डाउन करा, खारिज करा, और सेइंग दैट, और क्या कहा, ब्रिक्स प्रूव्स द वर्ल्ड डजंट नीड एन एम्परर, कि भाई ब्रिक्स जो है ना
वो ये प्रूव करता है कि इस संसार को, इस दुनिया को किसी एक एम्परर की, किसी एक शासक की जरूरत नहीं है। जो कि एम्परर किसको बोल रहे थे, ये एम्परर बोल रहे थे ये मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को। मिस्टर ट्रंप हैज सिंस रिपीटेड थ्रेट्स दैट ब्रिक्स countries would face an extra 10% tariffs due to the grouping's anti-American stance, an awkward moment for New Delhi as it attempts to conclude a trade agreement with Washington. Mr. Trump has since repeated, has के साथ में repeated आया है तो इसका मतलब क्या है, present perfect, ठीक है। has since repeated उन्होंने repeat करी है। threats, धमकियां बराबर मिस्टर ट्रंप देते आए हैं कि भाई जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो जितने मॉडल होते हैं उनके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, और मॉडल के साथ में अगर आप बी लगाओगे तो बी के साथ में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वुड फेस, वो फेस करेंगे 10% टैरिफ। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भाई ब्रिक्स कंट्रीज को 10% टैरिफ्स झेलने पड़ेंगे ड्यू टू द ग्रुपिंग्स एंटी अमेरिकन स्टांस। ये जो ग्रुप है ब्रिक्स, इसकी जो एंटी अमेरिकन स्टांस है ना, अमेरिका के खिलाफ इसको बताते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, कि उसकी वजह से 10% टैरिफ इनको झेलने पड़ेंगे। एक ऑकवर्ड मोमेंट था इंडिया के लिए, न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया, एज इट अटेम्प्ट्स टू कंक्लूड, क्योंकि इंडिया ने, इसने क्या करा था, इंडिया ने, हमारे देश ने, मतलब हमारे देश के लीडर्स ने अटेम्प्ट टू कंक्लूड, हमने कंक्लूड करने की कोशिश करी, एक ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश करी हमने वॉशिंगटन के साथ में। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट था उस चीज़ को देखते हुए। हालांकि ट्रेड एग्रीमेंट तो यार अच्छी चीज़ होती है ना, ट्रेड कर रहे हैं हम अमेरिका के साथ में तो अच्छी चीज़ है, लेकिन वहाँ पर एक ऑकवर्ड मोमेंट बन गया था। Despite all the challenges, the Rio Declaration underlined the basic cohesion and consensus within BRICS members on a range of issues. Despite all the challenges, सारे challenges के बावजूद, despite का मतलब होता है के बावजूद, सारे challenges के बावजूद, the Rio Declaration underlined यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आई है, अगेन सिंपल पास्ट है, ठीक है। तो जो रियो डिक्लेरेशन आया, जहाँ पर जो ये ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा था रियो, ठीक है, तो ये जो सम्मेलन आया अंडरलाइन करता है, ये हाईलाइट करता है बेसिक कोहेजन को। कोहेजन मतलब क्या, कोहेजन का मतलब क्या होता है भाई, कोहेजन का मतलब होता है यूनिटी। तो बेसिक जो कोहेजन है, यूनिटी है और कंसेंसस है विद इन ब्रिक्स मेंबर्स, उसको ये अंडरलाइन करता है ऑन ए रेंज ऑफ इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज पर। इन अ जॉइंट स्टेटमेंट, एक जॉइंट स्टेटमेंट में, देयर वाज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज अगेंस्ट द अटैक्स ऑन गाजा एंड कंडेमनेशन ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ईरान गिवन द रिस्क टू न्यूक्लियर सेफ्टी। एक जॉइंट स्टेटमेंट में एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज आई कि भाई अटैक्स जो गाजा में हो रहे हैं, जो इसराइल कर रहा है, ईरान पर जो स्ट्राइक्स हुई है उनकी निंदा हुई है, गिवन द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी, न्यूक्लियर सेफ्टी के रिस्क के बारे में भी, उनके खतरों के बारे में भी वहाँ पर बात हुई। इंडिया वॉज एबल टू एंश्योर अ पैराग्राफ विद टफ लैंग्वेज कंडेमनिंग द पहलगाम टेरर अटैक एंड रेफरेंसेस टू टेरर फाइनेंसिंग एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट। इंडिया वॉज एबल टू एंश्योर, टू के साथ में हमेशा क्या आ रहा है, वी बन आता है, ठीक है। ये फिक्स रहता है ये फॉर्मेट कि 2+V1 रहता है, ठीक है, 2+V1 याद रखेंगे इसको। एक जगह है वहाँ पर भी बताऊंगा कहाँ पर ING आता है। इंडिया वॉज एबल टू एंश्योर अ पैराग्राफ, इंडिया एबल टू, मतलब इंडिया ने क्या करा, एंश्योर करा, एक पैराग्राफ रखा विद टफ लैंग्वेज, एक खतरनाक लैंग्वेज में, कंडेमनिंग, निंदा करते हुए पहलगाम टेरर अटैक की, और रेफरेंस दिया गया टेरर फाइनेंसिंग को कि भाई टेरर को फाइनेंसिंग कौन करता है, और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स ऑफ टेररिस्ट की, जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होता है टेररिस्ट का, हमारे देश में घुसपैठ होती है, उसके बारे में भी हमने वहाँ पर कंडेमनेशन करी, वहाँ पर निंदा करी। इंडिया एंड ब्राज़ील won endorsements of the whole grouping on playing a larger role at the UN, including the Security Council. इंडिया और ब्राज़ील ने वन करा एंडोर्समेंट, यानी कि सपोर्ट मिली उनको होल ग्रुपिंग की, ऑन प्लेइंग, क्योंकि एक लार्जर रोल उन्होंने UN में प्ले करा था, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। द एब्सेंस ऑफ द चाइनीज एंड रशियन प्रेसिडेंट्स अलाउड मोर स्पेस फॉर द नॉन P5 countries to promote a common vision for the global south, adding several important resolutions on energy security, climate change and reordering the WTO. एब्सेंस रही चाइनीज और रशियन प्रेसिडेंट्स की, चाइना के और रशिया के प्रेसिडेंट वहाँ पर नहीं आए। उस चीज़ ने क्या अलाउ करा कि भाई और ज़्यादा स्पेस मिल गया नॉन P5 कंट्रीज़ को प्रमोट करने में अपना कॉमन विजन फॉर द ग्लोबल साउथ के लिए अपनी बात को अच्छे से रख पाए। एडिंग सेवरल इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस, और कुछ सेवरल इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और रीऑर्डरिंग ऑफ द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सब मुद्दों को वो आराम से रख पाए। फिर द रियो डिक्लेरेशन ऑल्सो टुक अ स्टर्न व्यू ऑफ द US मूव्स ऑन टैरिफ्स। जो रियो डिक्लेरेशन आया वहाँ पर, जो डिक्लेरेशन यानी कि स्टेटमेंट जो आई वहाँ पर, टुक अ स्टर्न व्यू, वहाँ पर एक सख्त रुख अपनाया गया US के मूव्स पर, कि ये जो US सब पर टैरिफ लगा देता है उसके ऊपर भी एक काफ़ी कड़ा रुख अपनाया गया।
एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर इट्स लीडरशिप ऑफ द ब्रिक्स ग्रुपिंग नेक्स्ट ईयर। जैसा कि इंडिया प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयर्स आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट में सेंस है। इंडिया प्रिपेयर्स कर रहा है, इंडिया सिंगुलर है तो इसके लिए फिर प्रिपेयर्स आया है। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है अपनी इट्स लीडरशिप, इट्स आया यहाँ पर इंडिया के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए, किसके लिए, ब्रिक्स ग्रुपिंग नेक्स्ट ईयर, अगले साल ब्रिक्स का सम्मेलन इंडिया में होगा। दैट नाउ, नहीं इंडिया में नहीं होगा, इंडिया क्या करेगा, इंडिया इसको लीड करेगा बस। दैट नाउ रिप्रेजेंट्स अबाउट हाफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया क्या करता है भाई, आज हम लगभग आधी पॉपुलेशन को हम कर रहे हैं रिप्रेजेंट, अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 40% ग्लोबल जीडीपी हम हैं, एंड ए क्वार्टर ऑफ ग्लोबल ट्रेड, और ग्लोबल ट्रेड का 1/4 हम हैं। तो इट कैन मूव फॉरवर्ड विद दिस कंसेंसस, कि हम इस कंसेंसस के साथ, इस सहमति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फुलफिलिंग द विजन फॉर द ग्रुपिंग्स एक्रोनियम, और हम ये जो विजन हमारे मिस्टर मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया था, एक्रोनियम ब्रिक्स की फुल फॉर्म, मोदी जी ने एक नई फुल फॉर्म बताई थी कि भाई बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस विजन को हम फुलफिल कर सकते हैं इस बार लीड करके, अच्छे से चीज़ों को रखकर, और वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो जाए तो। ऑलराइट, प्यारा एडिटोरियल था, काफ़ी मज़ा आया पढ़ के, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारा कुछ। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्रहेंशन के एमसीक्यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द 17th ब्रिक्स समिट। इसमें से सिग्निफिकेंस क्या है ये निकल के बताइए भाई। इट मार्क्ड द विड्रॉवल ऑफ बेसिक की ब्रिक्स मेंबर्स ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस। मार्क करता है विड्रॉवल की, ये मार्क तो कुछ नहीं कर रहा है, विड्रॉवल वगैरह तो इसमें कुछ सामने नहीं आया। नेक्स्ट अगला ऑप्शन है, इट वॉज द फर्स्ट समिट हेल्ड आफ्टर द G20 मीट इन इंडिया। इंडिया के G20 के बाद पहला है, नहीं G20 के बाद तो पहला नहीं है यार, कटो। इट वॉज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट विद ऑल न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट। हाँ, ये जो इंडक्टेड मेंबर्स है ना, इनके सामने पहला हो रहा है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। व्हाट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स सराउंडेड द टाइमिंग ऑफ द ब्रिक्स समिट। क्या जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सराउंड करती हैं। पीस टॉक्स हुई इजराइल और ईरान के बीच में, नहीं। G7 समिट हुआ, एंड द इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, हाँ ये है, दो चीज़ें हुई थी, इंडिया पाकिस्तान का कन्फ्लिक्ट हुआ था और G7 समिट हुआ था, ये तो है। एशियान्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड द IMF रिफॉर्म, नहीं, ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। G7 का समिट हुआ था, और क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान की कन्फ्लिक्ट हुई थी अभी आसपास, तो उसके तुरंत बाद हुआ है ये ब्रिक्स समिट। नेक्स्ट, What awkward position did India find itself in during the summit? Awkward position क्या सामने आई, क्योंकि हमने क्या कर लिया था, देखो अभी आएगा। It had to support anti-American resolutions despite trade talks with the US. एक ऑप्शन हो सकता है। It was asked to mediate between Israel और ईरान के बीच में, हमसे तो ऐसा तो नहीं करा गया था। It refused to allow new members, नहीं ये भी नहीं है। It lost support on the UN Security Council reform। देखो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, क्योंकि इसने क्या करा था, एंटी अमेरिकन रेजोल्यूशंस को सपोर्ट करा था डिस्पाइट ट्रेड टॉक्स, तो इसलिए फिर ये पोजीशन ऑकवर्ड हो गई थी थोड़ी सी, ए ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामर एमसीक्यूज देखते हैं। दिस वाज द फर्स्ट सच मीटिंग दैट इंक्लूड ऑल द न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स। एरर आपको फाइंड करनी है इसमें से। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, एक एक करके धीरे धीरे पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। दिस, ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट सच मीटिंग दैट इंक्लूड, बात चल रही है मीटिंग की, मीटिंग है सिंगुलर, दैट इंक्लूड क्यों आ रहे हो, इंक्लूड्स करोगे ना तो कहाँ पर है, इंक्लूड्स करो या फिर इंक्लूडेड करो, दो में से एक करो, तो इंक्लूडेड कर रखा है, वॉज चल रहा है तो फिर यहाँ पर इंक्लूडेड ही करेंगे, पास्ट में ही बात करेंगे, तो इंक्लूड्स ना करके इंक्लूडेड कर लो, वॉज है तो इसलिए फिर पास्ट में चलेंगे, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है जी, ऑल द न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट, India was able to ensure a paragraph with tough language. India was able to ensure a paragraph with tough language dash the Pahalgam terror attack. Condemning आएगा, condemning the Pahalgam terror attack. यहाँ पर जीरेंट से हम यूज करेंगे, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई करना है आपको पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड कोहेजन। कोहेजन का आपको बताना है इसमें क्या, इसमें इसका वो है पार्ट ऑफ स्पीच। The Rio Declaration underlined the basic cohesion and consensus within BRICS members। तो cohesion क्या हो गया यहाँ पर, नाउन है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नाउन है ना, cohesion मतलब एकता, यूनिटी, तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। क्लॉज टेस्ट करते हैं बेटा, चलिए इसको पढ़िएगा डिटेल में। Despite tensions within the BRICS bloc and external pressures from Western powers, the 17th BRICS summit concluded with a strong message of unity।
टेंशंस थी काफ़ी ब्रिक्स ब्लॉक के बीच में और एक्सटर्नल प्रेशर्स था काफ़ी वेस्टर्न पावर्स का, लेकिन उसके बावजूद भी जो 17th ब्रिक्स समिट था वो कंक्लूड हुआ, ख़त्म हुआ विद ए स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ यूनिटी। में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमने यूनिटी का दिया। द रियो डिक्लेरेशन डैश द मेंबर्स शेयर्ड स्टांस ऑन मेजर ग्लोबल इश्यूज। ये जो रियो का डिक्लेरेशन है ना, ये क्या करता है? निगलेक्ट करता है, एक्सपोज करता है, रीअफर्म करता है या फिर क्वेश्चन करता है? बताओ भी क्या करता है। रियो डिक्लेरेशन डैश द मेंबर्स शेयर्ड स्टांस ऑन मेजर ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग कंडेमनेशन ऑफ वायलेंस इन गाजा। तो ये क्या, निगलेक्ट तो नहीं कर रहा, एक्सपोज करता है। एक्सपोज ऐसा कुछ दिखावा, पर्दाफाश तो नहीं हो रहा किसी चीज़ का, क्वेश्चन इसमें खड़ा नहीं हो रहा, तो क्या कर रहा है? ये रीअफर्म कर रहा है, मेंबर के जो स्टांस है ना उसको रीअफर्म कर रहा है, दोबारा से आश्वस्त कर रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, while some leaders played strong rhetoric against the US, while some leaders played strong rhetoric against the US, कुछ लीडर्स प्ले करते हैं स्ट्रॉन्ग रेटोरिक अगेंस्ट द यूएस, यूएस के अगेंस्ट जाते हैं। इंडिया मेंटेन अ केयरफुल डिप्लोमेटिक बैलेंस, इंडिया ने मेंटेन करा है केयरफुल डिप्लोमेटिक बैलेंस को, स्पेशली एज इट प्रिपेयर्स टू, किस चीज़ के लिए? टू सुपरवाइज, अज्यूम, डिले या फिर रिफॉर्म द ब्रिक्स चेयरमैनशिप नेक्स्ट ईयर। तो ये हम क्या करेंगे? हम डिले करेंगे ब्रिक्स की चेयरमैनशिप को? नहीं। रिफॉर्म लाएंगे? नहीं, रिफॉर्म तो कुछ नहीं आ रहा। अज्यूम करेंगे? नहीं, हम करेंगे सुपरवाइज। 8th का ये ऑप्शन करेक्ट है, हम सुपरवाइज करेंगे, हम लीड करेंगे ब्रिक्स की चेयरमैनशिप को अगले साल। द एब्सेंस ऑफ चाइनीज एंड रशियन प्रेसिडेंट्स आर ऑल्सो अलाउड। जो रशिया के और चाइना के जो प्रेसिडेंट्स एब्सेंट रहे उसने अलाउ करा स्मॉलर मेंबर्स को टू रीइंफोर्स, सप्रेस, एक्सरसाइज या फिर डिस्बैंड अ स्ट्रॉन्गर वॉइस ऑन की ग्लोबल रिफॉर्म्स। तो दमन तो उसने कुछ करा नहीं है कि स्ट्रॉन्गर वॉइस में, एक्सरसाइज अ स्ट्रॉन्गर वॉइस या फिर डिस्बैंड भी नहीं हो रहा, रीइंफोर्स कर रहे हैं अ स्ट्रॉन्गर वॉइस ऑन ग्लोबल। हाँ, रीइंफोर्स, इसमें ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। रीइंफोर्स करा उसने, मेंबर्स ने क्या करा? एक स्ट्रॉन्गर वॉइस ऑन की ग्लोबल रिफॉर्म्स, कुछ जो ग्लोबल रिफॉर्म्स होने हैं उसके ऊपर सवाल उठाया, आवाज़ उठाई। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। PQRS पढ़िएगा बेटा, PQRS पढ़े। To promoting global multipolarity, BRICS has increasingly turned its focus and reducing Western economic hegemony by reforming financial and trade institutions। देखो 22 से तो नहीं आएगा, 22 से तो नहीं बनेगा, तो एस तो काट दो। उसके अलावा भाई एंड से जुड़ेगा तो उससे पहले कुछ तो बात यहाँ पर कही गई होगी, तो एंड से भी नहीं जुड़ेगा, आर तो नहीं है। उसके अलावा पी से तो जुड़ेगा नहीं भाई, टू से थोड़ी ना शुरू हुआ, टू प्रोमोटिंग ग्लोबल, ये तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पर पी वाला भी काट दो। 2 ऑप्शन बचते हैं, QPSR या फिर QRSP। पढ़ो उसको ध्यान से। चलिए भाई, पहला तो क्यों आ गया कि भाई ब्रिक्स हैज इंक्रीजिंगली टर्न्ड इट्स फोकस। ब्रिक्स ने क्या करा है? इंक्रीजिंगली टर्न करा है अपने फोकस को, एंड रिड्यूसिंग वेस्टर्न इकोनॉमी हेजेमनी। तो क्यू के साथ में आर का तो कोई कॉम्बिनेशन बनता दिख नहीं रहा, काटो उसको। एक ऑप्शन बचता है ए, ये ऑप्शन अब एक ही बचा है तो एक ही करेक्ट मानेंगे, लेकिन इसको एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, ब्रिक्स हैज इंक्रीजिंगली टर्न इट्स फोकस, ब्रिक्स ने क्या करा है? अपना फोकस टर्न करा है, और किस तरफ करा है? टू प्रमोटिंग ग्लोबल मल्टीपोलरिटी। कि भाई किस चीज की तरफ करा है? टर्न इट्स फोकस टू व्हाट? प्रमोटिंग ग्लोबल मल्टीपोलरिटी, इस तरफ करा है, तो क्यू के साथ में पी हो गया। और क्या करा है? किस चीज में? प्रमोटिंग करने में, एंड रिड्यूसिंग वेस्टर्न इकोनॉमी हेगमनी, इनकी जो इनकी तानाशाही थी उस चीज को कम करने में। तो क्यू के साथ पी और एस, और फिर लास्ट में क्या, किस तरीके से करा है वो बताएगा। किस तरीके से करा है ब्रिक्स ने? बाय रिफॉर्मिंग फाइनेंशियल एंड ट्रेड इंस्टीट्यूशंस। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रही आंसर की, आपको मिल जाएगी PDF में, मिल जाएगी आंसर की। वो कैप प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था, अभी आप करेंगे। और इसके बाद जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो कैप सारी की सारी आपको यहीं पर याद हो जाएगी। ऑलराइट, और जितने बच्चे देख रहे हैं अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करेंगे। विच वर्ड बेस्ट मैचेज, मतलब सिनोनियम पूछ रहा है। रेजिलियंस का, रेजिलियंस का मतलब होता है दृढ़ता, तो फ्रेजिलिटी तो कमजोरी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी इनएक्टिविटी या फिर इनडिफरेंस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? इसमें से हमारा ऑप्शन ए, देखो ए तो फ्रेजिलिटी तो होती कमजोरी, इनएक्टिविटी तो रेजिलियंस है नहीं, क्योंकि दृढ़ता तो तब होगी ना जब आप एक्टिव रहोगे, तो ये काटो। इनडिफरेंस भी नहीं है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, लचीलापन है, बी ऑप्शन करेक्ट। लैक ऑफ कोहेजन मतलब यूनिटी की कमी एक टीम में, उससे क्या हो जाएगा? स्मूथ कोऑर्डिनेशन तो नहीं हो जाएगा, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, टीम यूनिटी बनेगी नहीं, पुअर कोलैबोरेशन रहेगा, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, टू इंडक्ट समवन इनटू अ रोल
मीन्स टू, इंडक्ट करना समवन इनटू अ रोल मीन्स टू, तो उसका मतलब क्या, इंडक्ट का मतलब क्या होता है, ऐड करना, समवन इनटू अ रोल, एक रोल में किसी को ऐड करना। फायर तो नहीं कर रहे, निकाल तो नहीं रहे, उसको फायर का मतलब होता है निकालना, जॉब से निकाल देने को क्या बोलते हैं, फायर करना। इनफॉर्मली वेलकम कर रहे हो, हाँ हो सकता है। फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एडमिट, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आप फॉर्मली किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो, वही होता है इंडक्ट करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड राइवलरी, राइवलरी का मतलब होता है कॉम्पिटिशन, पार्टनरशिप तो नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम कॉम्पिटिशन, फोर्थ का बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। कॉम्पिटिशन का मतलब ही होता है राइवलरी। विच सिनेरियो रिप्रेजेंट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ कब तक रुकेगी। ओवर यूज़ कर रहे हैं वाटर रिसोर्स को, तो सस्टेनेबिलिटी कैसे हो रही है। सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं पावर होम्स में, हो सकता है। डिफॉरेस्टिंग तो कैसे सस्टेनेबिलिटी है। बर्निंग कोल नहीं भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है। सस्टेनेबिलिटी है मतलब बचाना चीज़ों को, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, कंक्लूड अ डिबेट, कंक्लूड कर रहे हो आप डिबेट को, मतलब डिबेट को खत्म कर रहे हो। समराइज या फिर एंड कर रहे हो, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। एक्सटेंड नहीं कर रहे, स्टार्ट नहीं कर रहे एक नया आर्गुमेंट, खत्म करने को बोलते हैं कंक्लूड करना, तो एंड करना यानी कि कंक्लूड करना, ये ऑप्शन करेक्ट है। वे सेंटेंस यूजेस कंडेमनेशन करेक्टली, कंडेमनेशन का मतलब होता है निंदा। हर कंडेमनेशन रेज्ड हिज मोरल, किसी के कंडेमनेशन से मोरल कैसे बढ़ जाएगा, कट, मोरल क्या होता है उसका जोश, ठीक है, वो कैसे बढ़ जाएगा। पब्लिक शोड कंडेमनेशन फॉर द करप्ट ऑफिसर, यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा 7 का। पब्लिक ने क्या करा है, निंदा करी है करप्ट ऑफिसर की, भी ऑप्शन करेक्ट है। एंडोर्समेंट फ्रॉम अ सेलिब्रिटी टिपिकली लीड्स टू, एंडोर्समेंट होता है सपोर्ट, अगर कोई सेलिब्रिटीज एंडोर्समेंट कर दे, सपोर्ट कर दे, तो उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज तो प्रोडक्ट सेल नहीं होगी भाई। एंडोर्समेंट तो कराया इसलिए जाता है, ऐड आते हैं, कोई एक सेलिब्रिटी, हीरो, एक्ट्रेस, कोई प्लेयर आता है, वो कहता है कि ये प्रोडक्ट खरीद लो, एंडोर्समेंट कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, तो उससे सेल घटती थोड़ी ना है, बढ़ती है, इंक्रीज करेगा क्रेडिबिलिटी को, तो 8th का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एंटोनियम पूछ रहा है, स्टर्न का, स्टर्न होता है सख्त, है ना, तो हार्श, स्ट्रिक्ट और फर्म, ये तीनों तो उसके सिनोनिम हो जाएंगे। जेंटल इसमें आपका एंटोनियम हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, नासा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्रोनियम, बिकॉज नासा क्या है, एक एक्रोनियम का है, किस चीज़ का, क्यों है, क्योंकि एक ब्रांड तो है नहीं नासा। डेराइव फ्रॉम फुल नेम, हाँ फुल नेम से ड्राइव करा गया है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो एक्रोनियम का मतलब ये होता है कि कोई फुल नेम से इनिशियल लेटर्स को लेने को बोलते हैं एक्रोनियम, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा 10th का। नेक्स्ट, इफ़ यू कम्यूट टू वर्क डेली, अगर आप कम्यूट करते हो मतलब क्या, आप ट्रैवल करते हो, ट्रांसफर नहीं हो गया आपका, चेंज नहीं कर रहे आप करियर, आप ट्रैवल कर रहे हो रेगुलरली टू एंड फ्रॉम वर्क, काम से आ रहे हो और जा रहे हो घर के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्रेज है अपॉन वंस स्वीट विल, इसका मतलब अपनी इच्छा से, रिलेक्टेंट परमिशन नहीं है, एज पर ऑर्डर्स नहीं है, एज वन प्लेजेस, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव, रेगुलर जॉगिंग तो अप्स एंड डाउन्स नहीं बोलेंगे, मूड स्विंग्स को थोड़ी बोलोगे। सक्सेस और फेलियर के जो फेज आते हैं उसको बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स लाइफ के अंदर, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आ यूटोपियन स्कीम कैसी है कि भाई प्रैक्टिकल नहीं है, आइडियल है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, सी ऑप्शन। एन आइडियल बट इम्प्रैक्टिकल प्लान, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ईडियम है सर्वाइव अ क्राइसिस, टू सर्वाइव अ क्राइसिस, इसमें से कौन सा ईडियम आएगा भाई, किसी मुसीबत को झेल जाना, उसको बोलते हैं क्या, किक द बकेट नहीं है, स्पिल द बीन्स नहीं है, वेदर द स्टॉर्म, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। वेदर द स्टॉर्म का मतलब होता है मुसीबत को झेल जाना, सी ऑप्शन करेक्ट है। द वर्कर्स वॉकड आउट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, मतलब क्या, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, प्रोटेस्ट करा और छोड़कर चले गए, फिनिश नहीं करा, प्रोटेस्टेड बाय लिविंग, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वॉकआउट का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना और छोड़कर चले जाना, बी ऑप्शन करेक्ट है। वेट ऑन का मतलब है डिले कर रहे हो मीटिंग को, नहीं सर्व कर रहे हो, हाँ सर्व का मतलब हो सकता है अवॉइड नहीं कर रहे, इंटरप्ट। वेटर इसी तो बना है, वेटर क्या करता है, सर्व करता है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। विच फ्रेजल वर्ब मीन्स ग्रेजुअली डिसअपियर ड्यू टू फ्रिक्शन और टाइम, ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाना फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से, घिसने की वजह से या फिर टाइम की वजह से। वॉकआउट तो है नहीं, वॉश अप का मतलब नहीं, वियर अवे हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 का सी ऑप्शन। वियर अवे, आपने पहन लिया, वियर मतलब आपने पहन लिया और अब वो अवे हो गया, खराब हो गया, तो क्या है, वियर अवे मतलब ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाना, खराब हो जाना, घिस जाना। इफ़ यू वॉश अप बिफोर डिनर, अगर आप डिनर से पहले वॉशअप कर रहे हो तो आप नैप तो सो तो रही है, वॉशअप का मतलब सोना तो नहीं है, आप अपने फ़ोन को चेक नहीं कर रहे, क्लीन योरसेल्फ, आप अपने आप को साफ कर रहे हो, ठीक है, अपने मुंह हाथ धुल रहे हो, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी प्रिपरेशन के कोई काम करा गया है या बोला गया है कोई चीज़, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स, ऐसी ब्रांच स्टडी की
ठीक है। स्टडी की ऐसी साइंस की ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करती है क्या, ह्यूमन सोसाइटी को और कल्चर को, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ती है, जूलॉजी जानवरों के बारे में पढ़ती है, एनाटॉमी तो डिटेल में बॉडी का स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। एथनोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन सोसाइटीज का स्टडी करना। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। पेज ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इकोलॉजी का मतलब होता है आउटर स्पेस को नहीं, एनिमल बिहेवियर को नहीं, ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट इंटरेक्शन को पढ़ रहे हैं, उसी को बोलते हैं इकोलॉजी। भाई ऑर्गेनिज्म है और एनवायरनमेंट है, दोनों में कैसे तालमेल है, कैसा इंटरेक्शन आ रहा है, उसी को पढ़ने को बोलते हैं इकोलॉजी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। एक्सप्लोर करने का, टू एक्सप्लोर अ केव, एक्सप्लोर करना केव को क्या बोलते हैं, इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का आपको आंसर खुद से देना है। कमेंट में इस आंसर का, इसका आंसर बताएंगे। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना, एक्सप्लोर एस्केप करना, ट्रैवल करना, इनटू इट इसके अंदर जाना, टू डिस्कवर करना। भाई केव के बारे में पूछ रहे हैं, केव को एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय कर देना, एस्केप कर देना, ट्रैवल कर देना, उसके अंदर जाकर डिस्कवर करने के लिए, या फिर सील इट ऑफ, इसको बंद कर देना। बताओ इसका आंसर, बताओ कमेंट में जरूर। नीचे आपको आंसर की मिल जाएगी पीडीएफ से, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टैली पे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको क्लास कैसी लगती है। यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप थैंक्स भी नहीं बोल सकते हो क्या, आप क्लास की तारीफ भी नहीं कर सकते हो क्या, तारीफ नहीं हो रही तो आप बुराई कर दो यार। अगर बुराई लायक की क्लास है तो बुराई कर दो, नंबर 1 क्लास है यूट्यूब पर तो नंबर 1 लिख दो, जो मर्जी लिख दो यार बेटा। ऑलराइट, मोटिवेशन बना रहता है आपकी कमेंट्स पढ़ के। चलिए बेटा आप तैयारी करते रहिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।